Hello everyone, Jai Hind to all of you and welcome back again on this Political Science Net Achievers YouTube channel। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 368 के बारे में, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। ठीक है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है ये वाला क्वेश्चन। नेट के एग्ज़ाम क्या, इवन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे इंडियन पॉलिटी जुड़ी है जिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ, और ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें जो है पॉलिटिकल साइंस के, या आप यूँ समझिए कि इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट है चाहे वो साइंस का है। ठीक है, तो हर जगह के लिए जो है इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 368 के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं जून 2022 के नेट जेआरएफ एग्जाम की। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि पार्ट 20, ठीक है, पार्ट 20 आर्टिकल 368 एंड केशवानंद भारती केस 1973, ये तीनों चीज़ें जो है इससे जुड़ी हुई हैं। देखिए, संविधान के भाग 20 में जो है कहीं ना कहीं आर्टिकल 368 का जिक्र है, मतलब भाग 20 जो है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, और आर्टिकल 368 जो है पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को पावर देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है, तो कई बार इस तरह से अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान में आपकी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो जो संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर है ये आर्टिकल 368। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि ठीक है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन एक चीज़ है, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल लाया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजन विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था केशवानंद भारती केस 1973 में। और ये जो केशवानंद भारती केस था, ये था केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस। ठीक है, 1973 का। तो पार्लियामेंट को जो है जो जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, संविधान का जो मूल आधार है उसको छोड़कर जो है पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी भी प्रावधान को मैं वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो कहीं ना कहीं हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर निर्धारित करता हो। ठीक है, तो उस चीज़ में अमेंडमेंट करने की पावर नहीं है पार्लियामेंट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में ये कहा है। ठीक है, तो देखिए 2 3 4 तरह से यहाँ पे प्रश्न बन रहे कि किस पार्ट में आपके जो अमेंडमेंट का प्रावधान है पार्ट 20 में है, किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 368 में, और कब ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट बाकी सभी प्रोविजन में। ठीक है, तो वो है आपका जो 1973 का केशवानंद भारती केस है। ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर संविधान के किसी भी प्रावधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर दी अमेंडमेंट, की संशोधन करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो संशोधन बिल जो आप कहाँ पे पेश करेंगे, आप पार्लियामेंट के हाउसेज जैसे लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, आप सिर्फ इन्हीं हाउसेज में जो है बिल को पेश करेंगे। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं में बिल को पेश नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट बिल जो राज्य की विधानसभाओं में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट या संसद के जो सदन है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं दोनों में से किसी भी हाउस में जो है ये प्रेजेंट हो सकता है, ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। ठीक है, मतलब जो बिल है, अमेंडमेंट बिल है, वो किसी मिनिस्टर के द्वारा भी वहाँ पे पेश किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तीसरी जो कंडीशन दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स कि अगर आपने बिल को जो है पेश करना, अमेंडमेंट बिल को पेश करना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले राष्ट्रपति की अनुमति ले लीजिए, जैसा कि हम फाइनेंशियल बिल में देखते हैं। ठीक है, जो मनी बिल होता है, ठीक है, उसमें जैसे हम देखते हैं कि बिल जो मनी बिल होता है उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की एक प्रायर परमिशन या प्रायर रिकमेंडेशन राष्ट्रपति की ज़रूरी होती है, लेकिन संविधान में संशोधन को लेकर जो बिल प्रस्तुत किया जाता है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये हो गई। दूसरा इसमें बात करते हैं कि बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी
ईच हाउस, ठीक है, दोनों सदनों की बात हो रही है यहाँ पे, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों में जो है बिल को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया जाना चाहिए। दैट इज़ कौन सी स्पेशल मेजोरिटी मीन्स, दैट इज़ अ मेजोरिटी, मतलब दैट इज़ मोर देन 50%, ठीक है, मतलब 50% जितने भी आपके टोटल मेंबर हैं पर्टिकुलर उस हाउस के, ठीक है, उसके लगभग 50% से ज़्यादा सदस्यों के द्वारा उसको मंजूरी दी जानी चाहिए, ठीक है। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंटेड एंड वोटिंग, ठीक है। देखिए इसका यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, कि हाउस के कितने मेंबर हैं, ठीक है, उनकी मेजोरिटी हो गई 50%, ठीक है, मतलब मोर देन 50%। दूसरा जो जो उस पर्टिकुलर हाउस में उस दिन प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो मेंबर जो है प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उनका 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, उनकी 2/3 मेजोरिटी के साथ वो बिल पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कंडीशन है इस बिल की। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, ठीक है, दोनों हाउसेस को जो है बिल जो है अलग अलग करके पास करना पड़ेगा, वो भी विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी के बाद पास हो गया तो फिर राज्यसभा में जस्ट फॉर्मेलिटी होगी, नो, राज्यसभा में भी वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो बिल पास होना चाहिए और लोकसभा में भी बिल्कुल स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही पास होना चाहिए। तो सेपरेटली दोनों जो सदन है वो अलग अलग सेपरेटली इस बिल को पास करेंगे, ठीक है। नो प्रोविज़न फॉर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, ठीक है, अगर इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अगर दोनों सदनों में जो है कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कोई असहमति पैदा हो जाती है अमेंडमेंट बिल को लेकर, ठीक है, तो जैसा कि दूसरे अगर कोई मान लीजिए दूसरे कोई बिल आते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे असहमति होती है तो उनके लिए एक जॉइंट सिटिंग का भी एक प्रावधान है, ठीक है, लेकिन इस बिल के संदर्भ में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, है ना, बिटवीन नो जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन दी टू हाउसेस, ठीक है, दोनों हाउसेस के लिए यहाँ पे जॉइंट सिटिंग कुछ नहीं होगी, कोई नहीं होगी, ठीक है। और एक बात और है कि रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ हाफ स्टेट्स इन केस फेडरल प्रोविजन अमेंडमेंट, अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस आ जाता है कि आप जो संविधान संशोधन बिल लाए हो उसमें कोई फेडरल प्रोविजन है, ठीक है, कोई ऐसा प्रोविज़न, ऐसा प्रावधान जो फेडरल स्ट्रक्चर को जो है रिप्रेजेंट करता, मीन्स फेडरल मीन्स कि आपका स्टेट और सेंटर दोनों, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनता है कि वहाँ पे आपको जो है स्टेट की लेजिस्लेचर से भी, मतलब हाफ ऑफ द हाफ स्टेट्स, ठीक है, हाँ, आधे राज्यों की लेजिस्लेचर से भी आपको उसकी रेटिफिकेशन चाहिए। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी मीन्स जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जो है वो बिल पास किया जाना चाहिए या उस चीज़ को रेटिफिकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद क्या होता है जब दोनों सदनों से या इन केस अगर कोई फेडरल प्रोविज़न अगर इन केस, तो दोनों सदनों से और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जब इस बिल को फाइनली रेक्टिफाई कर दिया जाएगा इनके द्वारा, जब स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा बिल को पारित किया जाएगा, उसके बाद फाइनली क्या होता है, बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए ले जाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत राष्ट्रपति ना तो उस बिल को विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है, ना तो उसको अस्वीकार कर सकता है, ना तो उसको वापस कर सकता है कि भाई दोबारा से आप इसको रिकंसीडर कीजिए या पुनर्विचार कीजिए इस बिल पे, ऐसा भी नहीं कर सकता राष्ट्रपति, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो अमेंडमेंट 24th है, ठीक है, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट, मतलब राष्ट्रपति के लिए जो है अपनी सहमति देना एक आवश्यक माना गया है, ऑब्लिगेटरी माना गया है, क्योंकि आपकी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स इन केस ऑफ फेडरल प्रोविज़न, याद रखिएगा, ठीक है। जब इतनी सारी जगहों से जो बिल जो है रेक्टिफाई होके जो है वापस इधर आ गया है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जो इसको ना तो मना कर सकता है ना, ना तो उसको वापस दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होकर आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए ऑब्लिगेटरी कर दिया गया है कि आपको जो उस बिल को असेंट अपनी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रावधान कहाँ पे किया गया है, ये भी कई बार इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को जो है अमेंडमेंट बिल के ऊपर अपनी असेंट देना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 है, ठीक है, जहाँ पे ऑब्लिगेटरी बता दिया गया है, ठीक है, ज़रूरी बता दिया गया है, ये राष्ट्रपति को ये
करना ही पड़ेगा कि उसको अपनी असेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जब राष्ट्रपति की असेंट मिल जाती है तो ये एक्ट बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट एंड द वेज, ठीक है, कि जिस तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है, कि किस किस तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है और अमेंडमेंट कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, दो तरह के अमेंडमेंट की बात की जाती है आर्टिकल 368 के द्वारा। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी और एक होता है सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। अगर कोई ऐसे प्रावधान है, ठीक है, जिनमें अगर संशोधन करना है, कानून के कुछ ऐसे प्रावधान जिसमें जो है अमेंडमेंट करना, संशोधन करना है, तो क्या होगा कि एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की जब वो सेपरेटली उस चीज़ को पारित करेंगे तो विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, 50% से ज़्यादा मेंबर्स के द्वारा उसको जो है रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए वो मुद्दा जो है एक फेडरल प्रोविज़न है, ठीक है, तो उसके लिए जो है हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी एक सिंपल मेजोरिटी के साथ रेटिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। एक हो गया ये वाला अमेंडमेंट, और एक अमेंडमेंट हो गया कि सम आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविज़न फॉर द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी संविधान के कुछ प्रावधानों में जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ईच हाउस में जो प्रेजेंट मेंबर हैं और जो वोट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एक सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, उसके द्वारा जो है कुछ प्रावधानों में जो है संशोधन किया जा सकता है। तो ये हुए दो तरह के संशोधन, दो प्रकार के संशोधन। अब हम देखेंगे कि संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है। यस, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज, ठीक है, 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। नंबर 1, कई बार पूछा जा सकता है इस तरह से, आपको एग्जामिनर के माइंड के साथ चलना पड़ेगा। जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो ना, आपको ये सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर इस चीज़ को किस तरह से फॉर्मुलेट कर सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए अगर आप मान लीजिए आपसे पूछा गया कि संविधान में संशोधन जो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, मान लीजिए ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है। एक होता है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, दूसरा अमेंडमेंट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड तीसरा अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर। कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, जो हमने पहले डिस्कस किया वही चीज़ें हैं ये, बस यहाँ पे स्पेसिफिक बना के बता रहा हूँ कि 3 तरीके से आपके संविधान में संशोधन किया जाएगा। या तो कुछ ऐसे प्रावधान जिसमें जो सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है, ठीक है, पार्लियामेंट के ईच हाउस की जो प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले मेंबर है उनकी एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट किया जा सकता है। एक हो गया ये। दूसरा अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी 2/3, ठीक है। और कुछ प्रावधान ऐसे जिसमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए प्लस आपको आधे राज्यों की रेटिफिकेशन भी चाहिए, लेकिन वो आधे राज्यों की रेटिफिकेशन जो है वो सिंपल मेजोरिटी में होनी चाहिए। और इनकी पार्लियामेंट की जो मेंबर्स के जो सदन है, ठीक है, दोनों वहाँ से इसको स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा जो है अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 रास्ते हैं जिसके द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जो है किन चीज़ों में जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है, किन किन प्रावधानों में अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक, देखिए सबसे पहले आप एक बात को माइंड में रख लीजिए कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368, ये जो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो प्रावधान जो है संशोधित किए जाते हैं, ठीक है, वो जो है 368 जो आर्टिकल है उसके स्कोप से बाहर है। वो मींस वो जो प्रावधान है उनको 368 के तहत उसको संशोधन नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी से उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेस, ठीक है, दोनों जो सदन होते हैं उनकी जो है एक सिंपल मेजोरिटी से जो है जिन प्रावधानों में जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है वो प्रावधान कौन कौन से हैं। नंबर 1, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर आपको किसी नए स्टेट को जो अपने देश में जो है ऐड करना है, शामिल करना है, ठीक है, मान लीजिए कोई और स्टेट जो आउट ऑफ आपकी जो एक टेरिटरी है, ठीक है, उससे बाहर का स्टेट था, ठीक है, बाद में अगर उसको वो स्टेट जो अगर हमारे देश में मिल जाता है, ठीक है, एक ये प्रावधान अगर ये करना है, एडमिशन करनी है स्टेट की अपने पर्टिकुलर अपने देश में, ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट मीन्स कोई राज्य ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, वहाँ से अलग होके या वहाँ का उसके 2 पार्ट बन के अगर कोई नया स्टेट क्रिएट करना है, ठीक है, स्थापित करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी, ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, नए स्टेट को फॉर्म करना, ठीक है। अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज नेम एंड बाउंड्रीज, ठीक है, अगर किसी क्षेत्र को कम करना है, किसी नाम को रिड्यूस करना है, बदलना है, या बाउंड्रीज, ठीक है, उस राज्य की सीमाएं हैं उनको अगर अल्टर करना है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से जो है चेंज की जा सकती है। और नेक्स्ट कि एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, ठीक है, राज्यों की जो विधान परिषदें होती है, जैसे आपको पता है कि राज्य में भी जो है द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो विधानमंडल होता है, ठीक है, उसके दो सदन होते हैं, एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। तो कई राज्य ऐसे जहाँ पे विधान परिषदें नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर ख़त्म करना हो या उसको क्रिएट करना हो तो ये भी पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकती है, ठीक है। आगे कुछ और प्रावधान देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या है? एमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड जजेस। मतलब प्रेसिडेंट हो गए, आपके राष्ट्रपति हो गए, गवर्नर राज्यपाल हो गए, स्पीकर और जजेस के जो है एमोल्यूमेंट्स, उपलब्धियाँ, ठीक है, अलाउंसेस हो गए, उनकी प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार, इन सब चीज़ों में भी जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है संसद के द्वारा बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। फिर कोरम इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो गणपूर्ति होती है जिसमें ये तय किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर मीटिंग में जो है एटलीस्ट मिनिमम कितने मेंबर उपस्थित होने चाहिए, ठीक है, वो कोरम, ठीक है। इसमें भी जो चेंज कर सकती है तो पार्लियामेंट कर सकती है, या इसकी एक गणपूर्ति निश्चित कर सकती है पार्लियामेंट की कितने लोग या कितने मेंबर जो उपस्थित होने चाहिए, तो उसको भी सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा जो है पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। और सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो एमपीज़ होते हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस, भत्ते, ठीक है, उन सब में भी कहीं ना कहीं अमेंडमेंट जो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा होगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो प्रक्रियाएं हैं, रूल्स हैं, नियम है, ठीक है, उसमें यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, इनमें भी जो संशोधन किया जा सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी। सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जाना चाहिए, कैसे टर्मिनेट की जा सकती है, इसमें भी अगर कोई बदलाव लाना है, कोई चेंज करना है, संशोधन करना है तो ये भी पार्लियामेंट ही करेगी। इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन को लेकर भी जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो ये सारे प्रावधान आपको याद रखने पड़ेंगे कि किन किन प्रावधानों में जो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी जो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया कि जो 5th शेड्यूल है इसमें शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात की गई, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्र निर्धारित किया गया है, ठीक है। और 6th शेड्यूल में जो है आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 5th शेड्यूल में जो एरियाज़ जो है उनको जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, कौन कौन से स्टेट्स हैं वो, ठीक है। मैंने एक बहुत अच्छा निमोनिक्स भी बताया था, अगर आपको किसी को भी वो याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस निमोनिक्स के ज़रिए जो है आप उन सारे स्टेट्स के नाम बताएंगे। और जो 6th शेड्यूल है, ठीक है, जो 6ठी अनुसूची है उसमें जो है कौन कौन से एरियाज़ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, किन किन राज्यों को जो ट्राइबल एरिया की कैटेगरी में रखा गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान जो आपको याद रखने हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जिनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी से किन किन प्रावधानों में जो है कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 10 मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोविजंस है आपके संविधान में, दे नीड टू बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी की नीड होती है, ठीक है। दैट इज़ अ मेजोरिटी, कौन सी मेजोरिटी, क्या, दैट इज़ मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउसेस, ठीक है। प्रत्येक सदन के जो है 50% से ज़्यादा मेंबर्स, ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और प्रत्येक सदन में जो है 2/3 मेजोरिटी से आपके जो प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, ठीक है, उन सब की मेजोरिटी से ही कहीं ना कहीं किसी भी प्रावधान में जो संशोधन करना, ठीक है, तो ये है आपकी स्पेशल मेजोरिटी जिसमें आता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी में कौन कौन से प्रोविज़न है जिसमें जो अमेंडमेंट किया जा सकता है। प्रोविज़न दैट कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी आर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में अगर कोई बदलाव लाना है या उसमें कोई संशोधन करना है, ठीक
ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आपका 50% से ज़्यादा, ठीक है, मेंबर्स की तरफ से उसके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, और साथ में 2/3 मेंबर्स जो आपके हाउस में प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है उस पर्टिकुलर प्रोविज़न में जो है एक अमेंडमेंट किया जा सकता है। दूसरा, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपने ये बताना है फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में भी बताया मैंने, ठीक है। उसके ऊपर भी हमने अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दे दूंगा आपको, ठीक है। आप उनको भी देख लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान कहाँ से हमने लिया है, ठीक है, और डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है। इन दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा जो है इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, दोनों में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, ठीक है। और इसके अतिरिक्त वो सारे प्रावधान जो कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी थर्ड में नहीं आते, उन सब में जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है विद स्पेशल मेजॉरिटी। अब कौन सी कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी 3? मीन्स कैटेगरी फर्स्ट वो प्रावधान जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो पारित किए जा सकते हैं या मीन्स संशोधित किए जा सकते हैं, और कैटेगरी 3 वो प्रावधान जो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की रेटिफिकेशन भी रिक्वायर करते हैं, ठीक है, वो प्रावधान। उनको उसके अलावा जितने भी प्रावधान हैं वो सारे जो है स्पेशल मेजॉरिटी जो कैटेगरी 2 है हमारी, ठीक है, इसके अंतर्गत जो उनको संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आगे हम देखते हैं कि जो बाय स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कौन कौन से प्रावधान है जिसमें इस तरह से संशोधन किया जा सकता है। तो बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, मीन्स पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए चाहिए, जैसे हमने अर्लियर अभी बात की, ठीक है, कि स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी, वही आपकी 50% आपका मतलब मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% मेंबर्स प्लस आपके जो भी आपके उस सदन में जो उपस्थित हैं और वोट करने वालों का 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है एक एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी किसी पर्टिकुलर प्रावधान में जो है संशोधन किया जा सकता है। अब वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ पे बोलता कि हाफ स्टेट्स मतलब हाफ ऑफ स्टेट्स की जो कंसेंट भी चाहिए, ठीक है। तो दोज प्रोविजन विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें वो प्रोविज़न आते हैं जो कहीं ना कहीं एक संघीय ढांचे से संबंधित है, फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा राष्ट्र क्या है, एक फेडरल, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। एक बेशक यहाँ पे फेडरल वर्ड जो यूज़ नहीं किया हमारे संविधान में, क्योंकि फेडरेशन ही ये यूनियन है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रावधान है, ठीक है, तो उसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी भी कंसेंट चाहिए, ठीक है, उन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए। नो टाइम लिमिट फॉर स्टेट्स कंसेंट। देखिए इसमें एक बात ये है कि जो आप राज्यों की अगर रेटिफिकेशन के लिए कोई प्रावधान भेज रहे हैं तो इसमें कोई लिमिटेशन, कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है कि भैया आपको इतने टाइम में देना ही पड़ेगा। अब आपको याद ही होगा कि जो मनी बिल होता है वो जब लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास एक टाइम लिमिट होती है कि आपको 14 दिन के अंदर अंदर उसको पारित करना है, या तो वैसे ही रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने आप पारित माना जाएगा लोकसभा से अगर वो पारित होकर गया है, ठीक है। तो राज्यसभा जो 14 दिन के लिए उसको रख सकती है मनी बिल को, ठीक है। साथ ही साथ कुछ रिलेटेड बातें भी होनी चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे। तो ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मनी बिल जो होता है वो राज्यसभा में कितने टाइम के लिए रह सकता है, ठीक है। तो राज्यसभा की एक लिमिटेशन है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर मनी बिल पे अपना रिएक्शन दे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एक अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, ठीक है, तो अमेंडमेंट को लेकर अगर कोई प्रावधान अगर राज्यों के रेटिफिकेशन के लिए जाता है तो राज्यों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फिक्स टाइम में उसको वापस दो, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। दूसरी बात, इलेक्शन एंड मैनर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई बदलाव करना है, इलेक्शन के मैनर में अगर कोई बदलाव या संशोधन करना है, उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ राज्यों की जो है रेटिफिकेशन चाहिए। और एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, संघ और राज्यों की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है, कार्यकारी शक्तियाँ होती है, ठीक है, उसको बढ़ाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन मांगती है हाफ ऑफ स्टेट्स की। और एससी एंड एचसी का मतलब यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में समझ लेना, एससी मीन सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है, एंड HC मीन्स हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के से रिलेटेड भी मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स रेक्टिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अगर राज्यों में और संघ में अगर लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, उसके लिए भी आपकी प्रोविज़न क्या है कि उसके लिए भी आपको स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसके बाद रेटिफिकेशन विद द हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। ठीक है, अब देखिए 7th शेड्यूल क्या है। आपको याद ही होगा कि 7th शेड्यूल जो डिवीज़न ऑफ पावर से रिलेटेड है। ठीक है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपने ये सारी उंगलियों पे टिप पे याद रखनी चीज़ें कि 7th शेड्यूल क्या है। ठीक है, जिसमें यूनियन और स्टेट्स में जो डिवीज़न ऑफ पावर को लेकर बात की जाती है। ठीक है, जिसमें 3 सूची हमारे पास, केंद्र सूची या राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें जो है कहीं ना कहीं पावर्स को जो डिवाइड किया गया या शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, राज्यों विषयों को जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किन किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, किन पर केंद्र बना सकता है, और समवर्ती सूची में वो सारे विषय जिसपे राज्य या केंद्र दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जो विषय होते हैं, ठीक है, उनको जो है कहीं ना कहीं केंद्र के क्षेत्राधिकार में ही रखा गया होता है। ठीक है, तो उसमें भी अगर, ठीक है, 7th शेड्यूल से रिलेटेड जो लिस्ट होती है, ठीक है, उस लिस्ट में भी अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें जो है संशोधन करना है, तो उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। संसद में जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, अगर उस पर अमेंडमेंट करना है तो भी आपकी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्लस राज्यों की विधानसभाओं की सहमति चाहिए, एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन 368 इटसेल्फ। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 368 की, अगर इसमें भी अगर कोई चेंज करना है, ठीक है, जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंडमेंट करने की, जिसके ऊपर हम ये सारा लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें भी कोई चेंज करना है, आर्टिकल 368 में भी अगर कोई बदलाव लाना है, कोई अमेंडमेंट करना है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, विद द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की किन किन विषयों पर जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की कंसेंट भी ज़रूरी होती है, किन किन विषयों के लिए सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और किन किन विषयों के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। हो सकते कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके हर तरह के एग्ज़ाम के लिए सारा लेक्चर जो है बहुत बेनिफिशियल है। आई होप इस लेक्चर में इतना ही था। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हुए हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताने हैं मुझे। ठीक है, मैंने शेड्यूल 5 और 6 के बारे में पूछा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और DPS के बारे में पूछा है, DPSP के बारे में पूछा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आई होप आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर लेकर जल्दी हाज़िर होंगे, तब तक जय हिंद।